2011 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग सरकार के खिलाफ खड़े थे, 4 जून ये रामलीला प्रांगण में जो ये आंदोलन हुआ है, ये भी एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। चाहे अन्ना हजारे रहे नहीं रहे, लेकिन मशाल जलते रहेगी। इन लोगों में थे अन्ना हजारी, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और बाबा रामदेव जैसे लीडर्स जो सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे, जिन्होंने पूरे देश के ऊपर डाका डाल करके देश विदेश में 400 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जमा कर दी, जिसको हम काला धन की संज्ञा देते हैं। देश के बाहर जो धन जमा है वो तो देश में आना ही चाहिए। You are now seeing again coming together of the civil society against corruption. One through black money, stashing money away to bring that back. The other through the legal system. और देखते ही देखते पूरे भारत में ये नारा गूंजने लगा और इसी से यूपीआई सरकार हिलने लगी। और फिर आया 2014 जिसमें एक और नया नारा गूंजा कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए। आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई वापस लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? According to the numbers, even today 10 to 50% of Indian GDP is stand to be in the black economy. हमने डिमोनेटाइजेशन कर लिया, दुनिया भर के लॉस लाए और जीएसटी पे लागू किया। But even today, black money is an integral part of the Indian economy. तो द क्वेश्चन इस इतने सालों बाद भी ब्लैक मनी का प्रॉब्लम सोल्व क्यों नहीं हो पाया? और पिछले 70 सालों से जो पॉलिटिशियन ब्लैक मनी को लाने का वादा कर रहे थे, वो वादा अभी पूरा क्यों नहीं हो पाया? एंड आर वी जस्ट बिगिन फ्लॉड बाय एन पॉलिटिशियन एंड इज वर्क रियली बिगिन डन? ये मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण किया है, उस शोषण को रोकने के लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई को छेड़ा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी आखिर होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लैक मनी की कोई एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ही नहीं। काला धन बस वो पैसा होता है जिस पर गवर्नमेंट को टैक्स ना मिला हो, चाहे वो पैसा लीगल बिजनेस से आया हो या इलीगल एक्टिविटीज से। अगर गवर्नमेंट को उसके बारे में पता नहीं है, अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, तो उसका इनकम ब्लैक इनकम माना जाता है। तो ब्लैक मनी इज बेसिकली अनरिपोर्टेड प्लस अनटैक्स प्लस अनरेगुलेटेड इनकम। और इस ब्लैक मनी के दो मेन सोर्सेस है, पहला है शेडो इनकम और दूसरा है ब्लैक इकोनॉमी। शेडो इनकम मतलब वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं आते, जैसे किराना शॉप बिना बिल के सामान बेचता है, तो ये काम तो लीगल है लेकिन इसमें सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया गया, तो ये भी शेडो इनकम का ही हिस्सा है। और ब्लैक इकोनॉमी क्या होती है? ब्लैक इकोनॉमी में स्मगलिंग, ड्रग्स, करप्शन, बेटिंग, ह्यूमन टेरिफिंग जैसे इलीगल काम होते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, हर ब्लैक इकोनॉमी एक्टिविटी शेडो इनकम होती है, लेकिन हर शेडो इकोनॉमी एक्टिविटी ब्लैक नहीं होती। अब अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में 82% लोग इनफॉर्मल यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इन सेक्टर में लोगों की अर्निंग इतनी कम होती है कि ज्यादातर लोग टैक्स के रेंज में आते ही नहीं है, तो इनका इनकम ब्लैक नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करके टैक्सेबल इनकम कमा लेते हैं, लेकिन उस इनकम को वो कभी रिपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से वो टैक्स देने से बच जाते हैं। और इसी तरह अनरिपोर्टेड इनकम से ब्लैक इनकम क्रिएट होती है। अब ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे तो चाइना की शेडो इनकम है $3.6 ट्रिलियन की, यूएस की शेडो इनकम है $1.4 ट्रिलियन की और इंडिया की शेडो इनकम है $931 बिलियन की। यानी भारत का 26% जीडीपी शेडो इनकम से जनरेट होता है। लेकिन अगर 1970 से 2025 के नंबर्स को देखा जाए तो 1970 में ये जीडीपी का 64% हिस्सा था, 1997 तक 44% था और 2013 तक ये फिर से बढ़कर 52% ऑफ जीडीपी हो गया और आज ये 26% पर है। But now the question is how is black money even produced and why it is not eradicated yet? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पोस्ट इंडिपेंडेंट लाइसेंस राज से। The British Raj was gone. Now people were subjected to the permit Raj. The government of India went into business in a big way and they decided to control whatever was there in the private sector also.
It used to take us about 12 to 24 months and about 50 visits to Delhi to get a license to import a computer worth $1,500. आजादी के बाद इंडिया ने एक सोशलिस्ट प्लान इकोनॉमी अपनाया, जब सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती थी। सरकार यह बताती थी कि कौन क्या बनाएगा, कितना बनाएगा और किस दाम पर बेचेगा। हर चीज सिर्फ सरकार तय करती थी। हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो फैक्ट्री खोलनी है लाइसेंस लो, छोटा दुकान डालना है तो लाइसेंस लो, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लाइसेंस लो। और ये लाइसेंस के चक्कर में बिजनेस इतना स्लो डाउन हो गया कि पूरे देश में शॉर्टेज होने लगे। जैसे 1970 में बजाज चेतक स्कूटर 10,000 का बिकता था, पर वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी थी कि लोगों को 10 ईयर का वेटिंग टाइम बताया जा रहा था। तो लोग क्या करते थे, वो 10,000 में स्कूटर खरीदते थे, फिर 18 to 20,000 में ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। तो हर ट्रांजेक्शन पर 8 to 10,000 का ब्लैक इनकम जनरेट होता था। इसी तरह बिल्डर्स को अगर 100 टन सीमेंट चाहिए तो मार्केट में सिर्फ 40 टन सीमेंट मिलती थी और बाकी 16 टन सीमेंट वो ब्लैक मार्केट से उठाते थे। इसी तरह लाइसेंस राज सर्वाइवल के लिए करप्शन को नॉर्मल बना दिया और बेईमानी एक मजबूरी बन गई। दूसरा कारण था एक्सट्रीम टैक्स रेट। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 1974 to 1975 तक इंडिया में इनकम टैक्स 98% था। इसके साथ साथ आपको 8% का वेल्थ टैक्स और 80% स्टेट ड्यूटी देना पड़ता था। लोगों ने निकाले ऐसे जुगाड़ टेक्निक जिसमें वो बिना टैक्स के करोड़ों रुपए बचा सके, और इसमें सबसे आसान तरीका था रियल एस्टेट का। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हो तो हर प्रॉपर्टी के 2 रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्कल रेट्स और एक्चुअल मार्केट रेट। फॉर एग्जांपल, फ्लैट का मार्केट रेट अगर 1 करोड़ रुपए है और सर्कल रेट अगर 50 लाख है तो ऑफिशियली डील 50 लाख चेक से हो जाती थी और बाकी 50 लाख का ट्रांजेक्शन कैश में होता था। और इस ट्रांजेक्शन से बायर के लिए ब्लैक का पैसा एक लीगल एसेट बन गया और सेलर के लिए कैश एक टैक्स फ्री प्रॉपर्टी का इनकम सोर्स बन गया। इसमें हुआ क्या, बायर और सेलर दोनों ने पैसा कमाया, लेकिन गवर्नमेंट को 50 लाख के ऊपर टैक्स नहीं मिला। एक स्टडी कहती है कि अर्बन प्रॉपर्टी डील्स में आज भी 30 to 40% ट्रांजेक्शन ब्लैक मनी में ही होते हैं। और ये दोस्तों ब्लैक मनी का सबसे कॉमन रीजन। एंड देन वी हैव द राउंड ट्रिपिंग टेक्निक्स। इसमें ब्लैक का पैसा इंडिया से भेजा जाता है मॉरिशस, सिंगापुर या केमिन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन में। टैक्स हेवन का मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ टैक्स या तो बहुत ही कम होता है या बिल्कुल जीरो होता है। और सबसे जरूरी बात, वहाँ की सरकार सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखती है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप पैसा कहाँ से लाए हो और आपको पैसा किसने दिया है। वही बनती है शेल कंपनीज, और यही कंपनीज वही पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में इंडिया वापस लाती है। तो पेपर में तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखता है, लेकिन असल में यह भी ब्लैक मनी होता है। उसी प्रोसेस में दोस्तों कंपनीज फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल बनाती है, फेक कंसल्टेंसी दिखाती है और पैसा घुमा फिरा कर लीगल बना लेती है। और ये दोस्तों ब्लैक मनी का दूसरा रूट। और इसका तीसरा रूट है गोल्ड और हवाला स्ट्रेटेजी। यही था 70s और 80s में ब्लैक मनी का सबसे बड़ा रास्ता। इसमें होता यह था कि मुंबई से एक बंदा अपने केस को हवाला एजेंट को देता, वो एजेंट दुबई के अकाउंट से गोल्ड खरीदता और वही गोल्ड स्मगल करके इंडिया ले आता। एंड दिस गोल्ड वाज हिडन इन द लॉकर ऑफ द रिच। और रिपोर्ट के मुताबिक 70s और 80s में इंडिया के 30 to 70% गोल्ड इंपोर्ट स्मगलिंग से होते थे। और कहा जाता है कि गल्फ से हर रोज, आई रिपीट हर रोज, 200 करोड़ का कैश हवाला रूट से गोल्ड परचेस में लगता था। These are the sources of black economy in India. So if you think about it, the black economy originated from real estate, gold, हवाला and tax havens. So the question is कि सरकार इस ब्लैक इकोनॉमी को रोकने के लिए क्या कर रही है, और इतनी कोशिशों के बावजूद भी ब्लैक मार्केट खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने भी डीमोनेटाइजेशन से काला धन हटाने की कोशिश की। 8 नवंबर 2016 रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले। लेकिन 99.3% लोन सर्कुलेशन से गवर्नमेंट के पास आ गए। और इकोनॉमिस्ट कहती है कि ब्लैक वेल्थ का बहुत ही छोटा हिस्सा केस में रखा जाता है और ज्यादातर ब्लैक वेल्थ गोल्ड, लैंड और फॉरेन में छुपाया जाता है। तो डीमोनेटाइजेशन ने ब्लैक इकोनॉमी के सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पर अटैक किया, ना कि पूरे ब्लैक इकोनॉमी पर। तो सवाल यह है कि केस के अलावा सरकार ने ब्लैक इकोनॉमी के इंस्ट्रूमेंट को रोकने के लिए क्या किया है। देखिए दोस्तों, 1962 एंड 1968 में सरकार ने गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर और गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाया, तो इससे गोल्ड वायर्स और गोल्ड कॉइन्स खरीदना इलीगल हो गया। एंड द रिजल्ट, स्मगलिंग घटने की वजह बढ़ने लगा। इनफैक्ट आरबीआई के 1971 रिपोर्ट के हिसाब से 30 to 70% गोल्ड स्मगलिंग के जरिए भारत से आने लगे। फिर आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी भेजना या लेना इलीगल हो गया। और इस ओवर रेगुलेशन के चक्कर में पता है क्या हुआ, हवाला नेटवर्क 3 से 4 गुना बड़ा हो गया।
So long to short, whenever the government tried to impose a lot of restriction on the black economy, smuggling and the black economy only got posted. In fact, गोल्ड और फॉरेन स्पेन ने एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा कर दिया। तो सवाल यह है कि आज की मोदी सरकार ने ब्लैक इकोनॉमी को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन के अलावा क्या कदम उठाए हैं। देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने ब्लैक इकोनॉमी को रोकने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने राउंड ट्रिपिंग रोकने के लिए मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ DTA अमेंड किया, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड किया। और जैसे कि हमने देखा पहले क्या होता था, लोग 100 करोड़ मॉरिशस ले जाते थे, वहाँ 0 टैक्स लगता था, वही पैसा इंडिया लेकर आके वो इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन इन नए उसमें भारत सरकार ने ये बोला कि देखो भाई साहब, अगर आप मॉरिशस में शेयर बेच के प्रॉफिट कमाते हो तो आपको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ब्लैक ट्रेडर्स ना और भी साथी निकले, तो उन्होंने बोला कि भाई मोदी जी ने तो सिर्फ शेयर्स पर टैक्स लगाया है, तो वो डेरिवेटिव्स, डिवेंचर एंड म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा घुमाने लगे। इनफैक्ट आज भी सिंगापुर इसीलिए एक फाइनेंशियल पावर हाउस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको सिर्फ एक लूप होल ढूंढकर ये बता सकते हैं कि आप टैक्स कहाँ पर बचा सकते हो। एंड द अदर थिंग्स इज दैट मोदी सरकार ने सिर्फ 3 कंट्रीज के साथ ही अमेंडमेंट साइन किया है, जबकि पूरी दुनिया में 70 टैक्स हेवन कंट्रीज है। उसके बाद 2016 में मोदी जी लेकर आए इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, जिसमें मोदी जी ने बोला जिन लोगों के पास अनडिस्क्लोज इनकम है, उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कीजिए। मैंने ये भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपने मिल्कत के संबंध में, अघोषित आय के संबंध में सरकार को अपनी जानकारी दे देंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी। सो नो जेल, नो केस एंड नो प्रोसिक्यूशन। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में 65,000 करोड़ निकले, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी इससे कई ज्यादा बड़ी थी। अब आती है दूसरी स्कीम, बेनामी ट्रांजिशन एक्ट। बेनामी ट्रांजिशन एक्ट असल में 1988 में बनाया गया था, लेकिन 2016 में उसमें अमेंडमेंट करके उसके इन्फोर्समेंट को और भी स्ट्रॉन्ग और भी स्ट्रिक्ट बनाया गया। तो जैसा कि हमने देखा, पहले लोग अपना ब्लैक मनी रियल एस्टेट में पार्क करते थे, तो वो प्रॉपर्टी लेते थे और फिर वो प्रॉपर्टी ड्राइवर, नौकर या रिलेटिव के नाम पर ट्रांसफर कर देते थे। तो और फिर वो प्रॉपर्टी उनकी होती थी, लेकिन असली मालिक कोई और होता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया, अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है लेकिन मालिक तुम हो तो उसे भी क्राइम माना जाएगा। अगर कोई अपना प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर करके टैक्स इवेड करने की कोशिश करे तो उसे 7 साल की जेल और प्रॉपर्टी कॉन्फिगरेशन हो सकती है। And that is how the Modi government prevented people for using property as an instrument to hide black money। वो जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 2 लाख से ज्यादा केस ट्रांजैक्शन में स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग, कैश सेल्स और लार्ज डीलर्स पर प्रिवेंशन और मॉनिटरिंग भी लागू किया है। लेकिन इसके बाद भी क्या ब्लैक मनी कम हुआ? ब्लैक वेल्थ अब जनरेट करना और मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग आज भी लूपहोल निकालते रहते हैं। So the government has done literally everything in its capacity, from demonetization to gold controls to foreign control to DTA amendment to income declaration scheme to Benami Act to even cash control। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हमारे देश में लोग कोई ना कोई लूपहोल निकालते रहते हैं। तो सवाल यह है कि ब्लैक मनी हटाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की कि लोगों की? Well, as they say, if the people of country wait for the government to solve their problems and when they themselves don't want to solve it, it is a baseless expectation। And that is our story on the black economy।